The number 0 was discovered by Aryabhatta, bulb Edison, electricity Benjamin Franklin, and what about an atom? Atom was discovered in 600 BC by our Maharishi Kannad और उन्होंने उसका नाम दिया था परमाणु। महर्षि कन्नड़ ने बोला हर एक पदार्थ एक सबसे छोटी इकाई से मिलकर बनता है और उस इकाई को बोलते हैं परमाणु, और वहां से जर्नी शुरू हुई एटम की। फिर आए 400 बीसी में डेमोक्रिटस, उन्होंने उस परमाणु को नाम दिया एटमोस। अब डिस्कवर हो चुका था एटम। फिर डाल्टन ने 1808 में दिए पोस्टुलेट्स ऑफ एटम और उन्होंने बोला अ मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल, जिसको बोलते हैं एटम। फिर वहां से शुरू हुई एवोल्यूशन। अब डाल्टन के ये बोलने की देर थी कि शुरू हो गई डिस्कवरीज की रेस। इसमें सबसे पहले आए थॉमसन और गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने 1886 में डिस्कवर किए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ऑफ एन एटम, जिसको बोलते हैं प्रोटॉन्स। तो सबसे पहला सब एटॉमिक पार्टिकल प्रोटॉन डिस्कवर हो गया। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया और उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज होता है -1 और मास होता है ऑलमोस्ट 0। अब प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज है +1 और मास ऑफ प्रोटॉन इज 2000 टाइम्स ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। थॉमसन ने डिस्कवरी करी 1897 में। अब 1897 के बाद 1904 में थॉमसन ने ही इन इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का अरेंजमेंट समझाया एंड दिया एक प्रपोज्ड मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और उस मॉडल को बोलते हैं जे थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल। एज पर दिस मॉडल, पॉजिटिव चार्ज इज एट द बेस ऑफ एन एटम, जो कि आप देख रहे हो रेड कलर में, और नेगेटिव चार्ज इज एम्बेडेड इन द पॉजिटिवली चार्ज बेड। तो दैट वाज हिज प्लम पुडिंग मॉडल। लेकिन इस मॉडल ने सबसे बड़ी ड्रॉबैक क्या थी, that it could not explain the stability of an atom. Why? Because we all know like charges repel each other. लेकिन यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन्स को पास पास रखा गया तो रिपल्शन क्यों नहीं थी? जब पॉजिटिव चार्ज का बेड बनाया गया तो रिपल्शन क्यों नहीं थी? सो थॉमसन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फिर 1904 के बाद आए 1911 में रदरफोर्ड ने थॉमसन के मॉडल को बड़े ध्यान से सुना। उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने एक 100 नैनोमीटर की गोल्ड फॉइल ली। उस गोल्ड फॉइल के ऊपर उन्होंने पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स को स्कैटर किया और उसके पीछे एक स्क्रीन लगाई जो थी जिंक सल्फाइड फ्लोरेसेंट स्क्रीन। उन्होंने सोचा कि अगर ये पॉजिटिवली चार्ज बेड सेंटर में है तो हमारे अल्फा पार्टिकल्स तो हर जगह स्कैटर होने चाहिए। लेकिन ही वाज सरप्राइज्ड। He saw कि more than 99% of alpha particles went straight through the gold foil, which shows that maximum part of an atom is empty and very less alpha particles could deflect through small or large angles, जो कि उसे जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे देखा। फिर उसने कहा अगर डिफ्लेक्शन हो रही है दैट मीन्स सेंटर में कुछ तो ऐसा है जो पॉजिटिवली चार्ज है और जो लाइक चार्जेस हैं वो रिपेल कर रहे हैं, दैट इज व्हाई आई एम सीइंग डिफ्लेक्शन। फिर ही वाज सुपर सरप्राइज्ड टू सी दैट very few, 1 out of millionth of alpha particles could retrace its path. रिट्रेस मतलब वो गए और वापस आ गए, ऐसे चले गए एकदम से। मतलब इससे क्या समझ आता है कि जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी सेंटर में है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और डेंस है। फिर थॉमसन का मॉडल डिसएग्री हो गया, फेल हो गया और रदरफोर्ड का मॉडल सामने आया। अब रदरफोर्ड ने क्या डिस्कवर करा यहाँ से? रदरफोर्ड डिस्कवर्ड नंबर 1 द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, which was a revolution in the history of an atom. In the study of an atom, it was a revolution that now we have got nucleus at the center, which is positively charged body, and electrons are revolving around this nucleus. लेकिन रदरफोर्ड से भी गलती हो गई। उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन वन शेल, व्हाटएवर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट ऑल आर रिवॉल्विंग इन अ सिंगल शेल। फिर से वही गलती। He could not explain the stability of an atom. कैसे? Because of Maxwell's radiation theory. उसमें बोला गया है कि कोई भी चीज अगर सर्कुलर घूमती है तो वो एनर्जी को रेडिएट करती है और जैसे ही एनर्जी निकलती है, एनर्जी कम हो जाती है। तो अल्टीमेटली अगर ऐसा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड शेल, देन वन टाइम विल कम दैट इलेक्ट्रॉन्स विल लूज मैक्सिमम ऑफ देयर एनर्जी एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स विल सिंक इनटू द न्यूक्लियस एंड द एटम विल कोलैप्स।
बट दिस डज नॉट हैपन। अगर एटम कोलैप्स हो गया तो एक टाइम ऐसा आएगा कि दुनिया कोलैप्स हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। सो रदरफोर्ड के मॉडल को भी एक नया वर्जन दिया। किसने? नील बोहर ने। So Neil Bohr was an ex-scientist in 1913 who gave the most accepted model of structure of atom. He said that yes, nucleus is at the center of an atom, but electrons are revolving in fixed energy orbits separately, and every energy orbit has fixed number of electrons, which is given by a formula 2n square. What is n? N is the number of the shell. That means if it is shell number 1, that means n will be 1. So 2 into 1 a square, that is 2. That means first shell will have a capacity to hold 2 electrons. If I talk about second shell, n is equal to 2. So 2 ka square is 4 into 2, 8. Second shell has a capacity to hold 8 electrons. Third shell has a capacity to hold 18 electrons, and so on. So this was 2n square formula which was given by Neil Bohr. अब जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के पास होते हैं उनके पास होती है कम एनर्जी, लीस्ट एनर्जी, एंड एज द इलेक्ट्रॉन्स मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस द एनर्जी इंक्रीजेस. That means if the electron has to jump from one energy orbit to another energy orbit at a higher level, so it has to gain energy. If the electron has to come to the lower energy level, it has to lose energy. So that is how energy is gained or lost only when electron changes its shell. Also, Neil Bohr gave one important rule that is called as octet rule. Octa means 8. ये रूल कहता है कि जो आउटरमोस्ट शेल होती है, जिसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल कैन होल्ड मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल, आउटरमोस्ट शेल, और 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन मतलब अनस्टेबल एटम, व्हिच इज नॉट पॉसिबल. सो दैट इज कॉल्ड एज ऑक्टेट रूल. वहां से कॉन्सेप्ट शुरू हुआ मेटल्स और नॉन मेटल्स का, कि कोई भी एटम को अगर ऑक्टेट रूल फॉलो करना है तो अगर आउटरमोस्ट शेल में इसके टोटल मान लो 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा. अगर आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसको 8 तक जाना है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा. So that is how combinations and chemical formulas came into being. So that was a milestone which was given by Neil Bohr by giving Neil Bohr's atomic model in which electrons are moving around the nucleus in a fixed energy orbits. अब ये तो हुआ तीनों का 3 atomic structures, the model and the drawback. अब आपको इनकी एवोल्यूशन और कंपैरेटिव स्टडी समझ आ चुकी है और आपको पता लग चुका कि क्यों बोहर का मॉडल थॉमसन के मॉडल से बेटर था. अब आई बारी क्वेश्चनियर की कि कितना आपको समझ आया. मैं आपको स्क्रीन पे दे रही हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स एंड आई एम टेलिंग यू दीज आर द मोस्ट हॉट क्वेश्चंस व्हिच विल डेफिनेटली कम. और अगर आप ये कीवर्ड्स यूज करके उसके आंसर्स दे देते हो तो पूरे बटा पूरे मार्क्स गारंटी है. So hope you have understood well. Now in my next lecture, I'll be doing comparative study of the pending topic of structure of atoms, जिसकी description दी है मैंने सामने screen पर. So for that, do like, share and subscribe to my YouTube channel and press the bell icons to get the regular updates.